हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। तो इस लेक्चर में हम टोटल जैव विकास के 38 क्वेश्चन देखने वाले हैं और 2013 से लेकर 19 तक अभी तक पीईबी ने जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से संबंधित पूछे वो सबके सब देखेंगे। कहने का मतलब कि जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ लो तो इस लेक्चर को जरूर देखना और एक बार अभी देख लो। तो 2 बार देख लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि अभी तक व्यापम ने किस प्रकार के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे हैं, और पढ़ने के बाद एक बार और फिर से लगाओगे तो आप उन जो चीज़ आपने पढ़ रखी है उनको कोरिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, और जितने भी एग्जाम हुए सारे एग्जाम के इसमें क्वेश्चन है जो कि व्यापम द्वारा लिए गए हैं। ठीक है, और इससे आपको व्यापम का क्वेश्चन पूछने का तरीका भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा होगा कि समजात संरचना किस प्रकार की है। ठीक है, मतलब समजात संरचना किस प्रकार की है ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका है राइट आंसर, उत्पत्ति में समान तथा कार्य में असमान। ठीक है, उत्पत्ति में समान तथा कार्य में असमान जो होती है उसे बोलते हैं हम समजात संरचना बोलते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है, मतलब ऐसे जंतु या जीवों के अंग जो संरचना तथा उत्पत्ति में समानता रखते हैं। ठीक है, संरचना और उत्पत्ति में समानता रखते हैं समजात अंग कहलाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जीवों की यह संरचना जो समान उद्भव तथा समान मूल संरचना के कारण समजात कहलाती है। ठीक है, और समजात के कुछ उदाहरण अगर हम देखें तो मेंढक के अग्रपाद, जो मेंढक के अग्रपाद होते हैं वो समजात के उदाहरण होते हैं। उसी प्रकार ठीक है सील के पंख, ठीक है, और पक्षी के पंख जो होते हैं वह समजात अंग के उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की चमगादड़, टिड्डा तथा कबूतर के पंख किस प्रकार का उदाहरण है। तो चमगादड़, टिड्डा और कबूतर के पंख किस प्रकार का उदाहरण ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर, संवृत्ति अंग के उदाहरण है। तो चमगादड़, टिड्डा और कबूतर के जो पंख है, तो चमगादड़ के पंख भी आपने देखे होंगे, टिड्डा के भी देखे होंगे और कबूतर के भी देखे होंगे। ये किस प्रकार का उदाहरण ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा राइट आंसर। और संवर्ती अंग किसको बोलते हैं हम ये बता दें आपको, तो ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति व संरचना भिन्न होती है। ठीक है, मतलब ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न होती है किंतु कार्य में समान होते हैं, संवर्ती अंग कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि समजात श्रेणी के लिए क्या सत्य नहीं है। ठीक है, जो समजात श्रेणी के लिए क्या सत्य नहीं है ये हमसे पूछा गया। हो सकता है आपको थोड़ा सा टफ भी लगे ना, क्योंकि एक ऐसा चैप्टर जिसे समझना थोड़ा सा टफ होता है। तो क्वेश्चन है कि समजात श्रेणी के लिए क्या सत्य नहीं है। तो 4 ऑप्शन आप बिल्कुल जरूर इन्हें पढ़ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर, इनके भौतिक गुण समान होते हैं। सॉरी, समजात श्रेणी के लिए क्या सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है राइट आंसर कि ये सत्य नहीं है। बाकी अगर हम देखेंगे तो दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है। तो उसने पूछा था क्या सत्य नहीं है, तो सभी सदस्यों के रासायनिक गुण समान होते हैं, यह इसमें सत्य नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों के तीनों यहाँ सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति किताब किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, मतलब ये एक पुस्तक है कि प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये लिखे किसने, डार्विन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर कि चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास को समझाने के लिए प्राकृतिक चयनवाद प्रस्तुत किया है, जिसे डार्विनवाद भी कहते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत कौन ने दिया है, तो डार्विन ने। या फिर प्राकृतिक वर्ण संबंधित जातियों की उत्पत्ति का सिद्धांत कौन ने दिया है, तो डार्विन ने, जिसे डार्विनवाद भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां कि बाल, केस, नाखून और खुर आदि किसके बने होते हैं। तो जो हमारे बाल है, ठीक है, नाखून है और जो खुर होते हैं बैल के या फिर गाय के, वो किसके बने होते हैं ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर, किससे बने होते हैं, प्रोटीन से। ठीक है, और कौन से प्रोटीन से, तो कैरोटीन नाम का एक प्रोटीन होता है, उससे हमारे बाल, नाखून और खुर बने होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर होगा राइट आंसर। अगला है 6वें नंबर का क्वेश्चन कि पोषण स्वभाव के अनुसार, ठीक है, पोषण स्वभाव के अनुसार मनुष्य क्या है। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे मनुष्य पोषण स्वभाव के अनुसार क्या है, तो ये सर्वाहारी है। ठीक है, और सर्वाहारी हम किसको बोलते हैं, जो कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के जीव के अंतर्गत आते हैं, उससे हम सर्वाहारी बोलते हैं, और मनुष्य सर्वाहारी के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर होगा राइट आंसर। अगला 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि संशोधन युक्त आवरण किसकी केंद्रीय विषय वस्तु है। ठीक है, तो संशोधन युक्त आवरण किसकी केंद्रीय विषय वस्तु है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर,
विकास का, ठीक है, विकास का। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है यहाँ पर राइट आंसर और जेल प्रहरी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें इसमें थोड़ी सी डिटेल की, तो संशोधन युक्त आवरण विकास की केंद्रीय विषय वस्तु है, जबकि अनुवांशिकी जैव विकास के अनुसार प्रकृति के जीव, चाहे वह जंतु हो या विकास पौधा, अमीबा या मनुष्य, सभी एक समान के व्यवहार करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 8वें नंबर का कि उपार्जित लक्षणों की वंशगति को, ठीक है। तो इसी प्रकार की लैंग्वेज भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो उपार्जित लक्षणों की वंशगति को किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, लेमार्क के द्वारा। तो उपार्जित लक्षणों की वंशगति को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो लेमार्क के अनुसार, ठीक है। तो लेमार्क ने 1800, याद रखिएगा, लेमार्क ने 1809 में नई जातियों को के बनने के संबंध में उपार्जित लक्षणों की वंशगति का सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो उपार्जित लक्षणों की वंशगति का सिद्धांत लेमार्क ने दिया था 1809 में। अगला क्वेश्चन है 9वें नंबर का कि अवशेषी अंग है, ठीक है। ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन से अवशेषी अंग है जिनका हम यूज नहीं करते उन्हें अवशेषी अंग बोलते हैं, आपको पता होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर, अनुप्रयोग के कारण हासित अंग, ठीक है। अनुप्रयोग के कारण हासित अंग को हम क्या बोलेंगे? अवशेषी अंग बोलेंगे। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि जीवों में कुछ ऐसे अंग होते हैं, ठीक है, जिनको पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, जबकि इनका कोई भी यूज़ हमारे शरीर में नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा कि हमारी बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच में एक अपेंडिक्स होता है जिसका कोई कार्य नहीं है, ठीक है। जैसे हमारे बाल, जिसकी कोई यूज़ नहीं है पर वो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 कि नीचे दी गई सूची में से उस गुण का चुनाव कीजिए जो उपार्जित हो सकते हैं लेकिन वंशगत नहीं, ठीक है। मतलब जो उपार्जित हो सकते हैं लेकिन वंशगत नहीं हो सकते, वंश के अनुसार वो हमें नहीं पहुंचेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 है राइट आंसर, शरीर का आकार जो वंशगत नहीं हो सकता, बल्कि बाल का रंग, जैसे हमारे मम्मी पापा के जैसे हमारे बाल का रंग हो सकता है, आँखों का रंग हो सकता है, त्वचा का रंग हो सकता है, पर शरीर का आकार हमारे मम्मी पापा के जैसा हमारा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 4 है राइट आंसर कि दी गई सूची के उस गुण का चुनाव करना था जो उपार्जित हो सकता है लेकिन वंशगत नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा राइट आंसर। अगला 11वें नंबर का क्वेश्चन है कि कीट और चमगादड़ के पंख खालिस्तान होते हैं, ठीक है। तो जो कीट होते हैं और चमगादड़ के पंख वो क्या होते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो विषम जातीय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। और ऐसा क्यों है? तो ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति समान होती है उन्हें समजाति अंग कहते हैं, जबकि असमान उत्पत्ति वाले अंग विषम जाति कहलाते हैं, ठीक है। तो असमान उत्पत्ति कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख अलग अलग इनके उत्पत्ति का आधार है, इसलिए इसे विषम जाति अंग कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 12वें नंबर का कि जीवन की उत्पत्ति के लिए सबसे ज़्यादा स्वीकार करने वाली परिकल्पना है, ठीक है। तो जीवन की उत्पत्ति के लिए सबसे ज़्यादा स्वीकार करने वाली परिकल्पना कौन सी है, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर कि जैव रासायनिक जीवन की उत्पत्ति का सबसे ज़्यादा स्वीकार करने योग्य परिकल्पना है, क्योंकि रासायनिक प्रभाव या रासायनिक परिवर्तन के कारण ही जीवों की उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है 13वें नंबर का कि पक्षियों के पंख खालिस्तान के रूपांतरण है, ठीक है। तो जो पक्षियों के पंख होते हैं वो किसके रूपांतरण से बनते हैं, ये हमसे पूछा है। तो अग्रपाद, ठीक है, जो आगे के पैर का जोड़ा होता है उसके रूपांतरण से क्या बनता है? पक्षियों के पंख बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर होगा राइट आंसर। अगला है 14वें नंबर का क्वेश्चन कि प्राकृतिक चयन का विचार सर्वप्रथम डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में दिया है, ठीक है। तो जो प्राकृतिक चयन का विचार है ये डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में दिया गया है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर कि जाति की उत्पत्ति, ठीक है। तो जाति की उत्पत्ति ये बुक है, ठीक है, हिंदी में लिखी हुई है यहाँ। और इसे कब दिया था? तो इन्होंने 1959 में ये पुस्तक लिखी थी। कौन ने? तो डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण का विचार जाति की उत्पत्ति, ठीक है, इसमें दिया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 15वें नंबर का कि खालिस्तान उपार्जित लक्षण की वंशगत सिद्धांत के संस्थापक है, ठीक है। उपार्जित लक्षण के वंशगत सिद्धांत के संस्थापक कौन है, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, लेमार्क। तो जो लेमार्क थे ने उपार्जित लक्षण के वंशगति सिद्धांत के संस्थापक माना जाता है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण हमारे जाते हैं वह किसने प्रूव किया था सबसे पहली बार? तो लेमार्क ने, ठीक है। और कब किया था? वो भी 1809 में। तो ये आपको डेट भी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है 16वें नंबर का कि निम्न में से कौन सा एक जलीय
अनुकूलित नहीं है, ठीक है, अनुकूलन नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो जलीय अनुकूलन नहीं है ये हमसे बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर की खोखली हड्डी। तो खोखली हड्डी क्या होता है, जलीय अनुकूलन नहीं होता है। तो खोखली हड्डी होती है स्पेशली वायु में उड़ने वाले पक्षियों की, क्योंकि जब खोखली हड्डी के बीच में वायु भरा जाती है तो उससे क्या हो जाता है, शरीर का वजन हल्का हो जाता है और उड़ने में आसानी होती है। जबकि जो जलीय अनुकूल है मतलब जो जल में रहते हैं वो धारा रेखी जीव होते हैं, ठीक है, जिन्हें तैरने में आसानी होगी, और गिल्स की उपस्थिति होगी जिससे वो सांस लेगा, और पंखों की उपस्थिति होगी जिससे वो मतलब अपनी दिशा परिवर्तित करेगा। तो ये तीन लक्षण जो है, पहला, तीसरा और चौथा, ये तो जलीय जीवों में दिखता है, पर खोखली हड्डी ये उड़ने वाले जीवों में देखा जाता है, ठीक है, जिससे उन्हें उड़ने में मदद मिलती है। अगला है 17वें नंबर का क्वेश्चन कि विकासात्मक संबंध से हमारी सामान्यता, ठीक है, समानता साथ है, ठीक है। तो विकासात्मक संबंध में हमारी समानता साथ है। तो हम ये बोल सकते हैं कि विकासात्मक संबंध में हम किसके समान है या किसके समान हो सकते हैं इन चारों ऑप्शनों में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, एक एस्किमो लड़के के समान हम हो सकते हैं। मतलब इन चारों ऑप्शन में सबसे नज़दीकी संबंध हमारा एक एस्किमो लड़के से होगा। अगला क्वेश्चन है 18वें नंबर का कि जातियों का उद्भव पुस्तक किसने लिखी है। तो जातियों का उद्भव पुस्तक किसने लिखी है ये हमसे पूछा गया, तो डार्विन ने लिखी है, ठीक है। तो डार्विन ने लिखी है, कौन सा, जाति का उद्भव नामक बुक लिखी है। अगला क्वेश्चन होगा 19वें नंबर का कि समान जाति के सही व्यक्तित्व क्या है, ठीक है। तो जो समान जाति के सही व्यक्तित्व क्या है ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, अंतः स्मरण द्वारा उपजाऊ पीढ़ी का बनना, ठीक है। तो अंतः स्मरण द्वारा उपजाऊ पीढ़ियों का बनना समझात प्राणी का व्यक्तिगत है, ठीक है, व्यक्तित्व होगा। अगला 20वें नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है। तो ये चार ऑप्शन दे रखे, तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि अवशेषी अंग नहीं है ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर, नाखून, ठीक है। जो नाखून है वो अवशेषी अंग नहीं है। बाकी पुच्छ कशेरुक, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो मनुष्य था उसकी एक पूंछ होती थी, ऐसा आपने सुना होगा, या आपकी रीढ़ की हड्डी का निचला भाग आप देखोगे तो उसमें पुच्छ कशेरुकी एक अवशेषी अंग है, ठीक है। निमेषक झिल्ली एक अवशेषी अंग के अंतर्गत आता है, और क्रमी रूप परिशेषिका ये भी अवशेषी अंग है, पर नाखून यहाँ अवशेषी अंग के अंतर्गत नहीं आता। अगला 21वें नंबर का क्वेश्चन है कि मानव जाति में सबसे पहला सदस्य खालिस्तान में खोजा गया, ठीक है। तो मानव जाति का सबसे पहला सदस्य कहाँ खोजा गया है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चनों में से एक है, अफ्रीका में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा यहाँ सही आंसर। अगला है 22वें नंबर का क्वेश्चन कि विकास किस कल्प युग में जीवन उपस्थित था, ठीक है। तो किस कल्प युग में जीवन उपस्थित था, तो ये चार ऑप्शन है, जीवन उपस्थित था ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है राइट आंसर की है अजोइक, ठीक है, अजोइक युग में जीवन उपस्थित था। बाकी अगर आर्कियोजोइक या फिर प्रोटेजोइक या फिर पैलियोजोइक में जीवन उपस्थित नहीं था। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है यहाँ राइट आंसर। अगला है 23वें नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा सत्य है ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ है राइट आंसर कि मानव जाति या होमो सेपियंस का आधुनिक पूर्वज कौन है, तो क्रो मैग्नन है, मतलब हम हैं, ठीक है। तो जो मानव जाति जो होमो सेपियंस का जो आधुनिक पूर्वज है वो कौन है, तो क्रो मैग्नन है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा यहाँ राइट आंसर। अगला है 24वें नंबर का क्वेश्चन कि दो विभिन्न जीवों के संबंध में जो एक साथ रहते हैं, ठीक है, दो विभिन्न जीवों के संबंध में जो एक साथ रहते हैं को परस्पर लाभान्वित है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, दो परस्पर जीव जो एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं उन्हें सहजीवी संबंध बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कवक और लाइकेन का संबंध वो एक सहजीवी संबंध होता है। या फिर आप देखोगे दलहनी पौधों के जो जड़ होती है उसमें रहता है एक राइजोबियम नामक बैक्टीरिया, ठीक है, वो भी एक सहजीवी संबंध का उदाहरण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है 25वें नंबर का कि उस कथन का चयन कीजिए जो कायांतरण के बारे में गलत है, ठीक है। तो कायांतरण के बारे में गलत है उस कथन का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर कि अंडा सीधा एक जीव से उन्हीं विशेषताओं के साथ जो एक वयस्क में होते हैं बाहर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो गलत है वो हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर इसमें, ठीक है। और ये गलत पूछा गया था तो सेकंड यहाँ गलत है, बाकी पहला, तीसरा और चौथा यहाँ सही होगा। अगला है 26वें नंबर का क्वेश्चन कि पेंगुइन की पीठ पर लघु वायु अंतरालों के साथ काले पंख होते हैं, यह मदद करते हैं, ठीक है। तो पेंगुइन की पीठ पर काले पंख होते हैं, ये किस में मदद करते हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड है राइट आंसर की विकिरण द्वारा शरीर की गर्मी की कमी न्यूनतम करने के लिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा
27वें नंबर का कि निम्न में से प्राकृतिक चयन में होने के लिए पहले से आवश्यक शर्त कौन सी है। ठीक है, तो प्राकृतिक चयन के होने के लिए पहले से आवश्यक शर्त कौन सी है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर की अनुवांशिकी या विभिन्नता। अगला क्वेश्चन है 28वें नंबर का कि प्राकृतिक चयन की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी। तो प्राकृतिक चयन की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्राकृतिक वर्ण की सबसे पहले अवधारणा दी गई थी। वो भी कब दी गई थी, तो 1959 में, 1959 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 29वें नंबर का कि किस वैज्ञानिक ने योग्यतम की उत्तरजीविता का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया। ठीक है, तो योग्यतम की उत्तरजीविता का विचार सर्वप्रथम सबसे पहले किसने दिया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 29वां क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। कौन ने दिया था, डार्विन ने। ठीक है, उत्तरजीविता या फिर डार्विनवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 30 नंबर का कि जीवों का अनुकूलन होता है। ठीक है, तो जीवों का अनुकूलन होता है, तो यहाँ चारों ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर, उपार्जित लक्षण। तो जीवों का अनुकूलन होता है तो उपार्जित लक्षण। अगला क्वेश्चन है 31वें नंबर का कि निम्न में से कौन सा उल्लेखित जानवर, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उल्लेखित जानवर में पाया जाने वाला अनुकूलन नहीं है। ठीक है, तो क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा उल्लेखित जानवर में पाया जाने वाला अनुकूलन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर के बंदर के नुकीले पंजे। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो लाल आंखों वाले मेंढक के पैर पर सिस्टक पैड होते, तो ये बिल्कुल सही है। और टूकेन की नुकीली या फिर लंबी चोंच होती, ये भी सही है। और बंदर की पूंछ होती है, ये भी सही है। परंतु उसने बोला है कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो बंदर के नुकीले पंजे होते हैं, ये गलत है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 32वें नंबर का कि दो भिन्न जीवों के बीच संबंध किसमें दो लाभान्वित होते हैं कहलाता है। ठीक है, मतलब देखो दो जीवों के बीच सहजीवी संबंध की बात कर रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, सहजीवी संबंध। जैसे कि लाइकेन और कवक का संबंध होता है, सहजीविता का उदाहरण है वो। और दलहनी पौधों में पाया जाने वाला हम ये बोल सकते हैं राइजोबियम, जो कि सहजीवी के उदाहरण हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 33वें नंबर का कि सभी जीवित जीव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो सभी जीवित जीव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ है राइट आंसर। यह सभी, मतलब पहला भी सही है यहाँ कि वे सिर्फ अवशेष उत्पाद निष्कासित करते हैं। सेकंड भी सही है यहाँ पर, ये सिर्फ बढ़ते हैं और अपनी जातियों की अधिक सदस्यों का पुनर्उत्पादन करते हैं। और थर्ड भी यहाँ सही है कि इन्हें सिर्फ भोजन की आवश्यकता होती है तथा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पर चारों के चारों सही है कि सभी जीवित जीव के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो फोर्थ नंबर का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 34वें नंबर का कि निम्न सीटों में से एक प्रजाति कहलाने योग्य नहीं है। ठीक है, निम्न सीटों में से एक प्रजाति कहलाने योग्य नहीं है, वह कौन सा सेट है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर कि आसपास पड़ोस में रह रहे विभिन्न पशु। ठीक है, आसपास या पड़ोस में रह रहे विभिन्न पशु। तो यहाँ पर क्या बोला है कि निम्न सेटों में से एक प्रजाति कहलाने योग्य नहीं है। तो एक प्रजाति कैसे, जैसे अगर अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के मनुष्य को देखेंगे तो हम एक प्रजाति के लोग हैं। वैसे अगर सेकंड देखोगे कि विभिन्न नस्लों के कुत्ते, जैसे कि नस्ल अलग अलग नस्ल के कुत्ते होते हैं, जैसे अल्सतियन, ठीक है, अल्सतियन, लेब्राडोर और यहाँ आ जाएगा पोमेलियन, ये सब के सब कुत्तों की प्रजातियां हैं। तो ये एक समूह के होगा, ये भी एक समूह का हो गया। और फोर्थ देखोगे तो गाय की विभिन्न नस्लें, जर्सी और हॉलस्टीन, ये भी एक ही प्रजाति की गाय हो गई। तो यहाँ तीनों का तो संबंध बिल्कुल सही है कि ये सब एक ही प्रजाति की बात हो रही है। परंतु आस पड़ोस में रह रहे विभिन्न जंतु, कुत्तों में, ठीक है, और गायों में अंतर है। तो आसपास रह रहे जंतुओं में अंतर होता है। और यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा है कि कौन सा सेट है जो कि प्रजाति कहलाने योग्य नहीं है, तो पहला हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 35वें नंबर का कि जीवों का वह समूह जो एक दूसरे से मेल खाता है। ठीक है, एक दूसरे से मेल खाता है उसे हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। क्या बोलते हैं, प्रजाति बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे आसपास जितने भी मनुष्य रहते हैं या फिर जो भी लोग आपके आसपास में रहते हैं वह हमारी एक ही प्रजाति के हम लोग हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 36वें नंबर का कि निर्देश को एक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है इन सबको। तो ये एक 7th क्लास का क्वेश्चन है, आपने पढ़ी होगी एनसीईआरटी, तो आपको पता होगा कि सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि अंडा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अंडा होता है, मतलब थर्ड नंबर का। और अंडा के बाद होता क्या है, तो कीड़ा निकलता है, मतलब ऑप्शन ये हो जाएगा
फिर कौन सा जाएगा फोर्थ, और कीड़ा निकलने के बाद क्या बनता है तो कोकून बनता है, फिर दूसरा, और फिर हो जाएगा पहला, मतलब 3 4 2 1, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अगला है 37वें नंबर का कि विकास का उत्परिवर्तन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर विकास का उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन ने दिया, तो ये दिया है होगो डी ब्रिज ने। ठीक है, होगो डी ब्रिज ने दिया, और ऑप्शन में तो कहीं है ही नहीं, इसीलिए ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर कि विकास का उत्परिवर्तन का सिद्धांत होगो डी ब्रिज द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अगला है 38वें नंबर का कि क्वेश्चन कि दाढ़ी, मूछ, चौड़े कंधे, भारी आवाज सभी द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। ठीक है, किसके ये लक्षण है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, वयस्क लड़के के लक्षण है ये कि दाढ़ी मूछ आ जाना, चौड़े कंधे हो जाना और आवाज़ का भारी हो जाना, तो ये वयस्क लड़के के लक्षण होते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।